एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और बच्चों आज फिर से आ गए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैटर किससे बना है। मैटर बना है छोटे छोटे प्यारे प्यारे एटम्स से, जो कि आप भी जैसे प्यारे प्यारे बच्चों वैसे ही एटम से बना हुआ है। तो इन एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर एटम्स अगर हमें समझ जाएगा तो फिर हम मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा पॉइंट देखते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे, देखिए जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से लॉज है। हम जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं या फिर दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है ये अगर कंबाइन करते हैं तो दो तरीके से कंबाइन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन इन सब को समझने के लिए, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब तो समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज एटम। और एटम को समझने के लिए हमारे पास आ गए थे एक और मतलब साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है who had given us the information about atom। एटम के बारे में सबसे पहले अगर डिटेल में किसी ने बताया, डिटेल में तो नहीं बताया लेकिन उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी कि एटम क्या होता है, एटम किस तरीके से हो सकता है या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो डाल्टन बड़ा चालाक था, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी अपने ही थ्योरी में ऐड कर दिया, थोड़ा घुमा के। मतलब होशियारी की भी लेवल रहती, तो आपको भी इस तरीके से सोचना होगा कि कैसे आप अपने चीजों को, पढ़ाई को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके अपने नोट्स को इंप्रूव कर सकते हो, अपने डाटा को इंप्रूव करके कैसे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कैसे आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, या कोई भी एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनडी हो, या फिर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हो, तो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर सको। इसके लिए आपको सब जगह का डाटा कलेक्ट करके अपनी बुक बनानी पड़ेगी, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। सो चलते हैं, हम स्टार्ट देखते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बताया एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन के बारे में हम समझ लेते हैं कि ही वाज द ब्रिटिश केमिस्ट, मतलब ब्रिटिश का केमिस्ट था, मतलब केमिस्ट्री वाला बंदा था, जॉन डाल्टन, इन द ईयर 1808, मतलब 1808। कितने साल हो गए यार, मतलब इतने सालों पहले उसने एटम के बारे में हमको बताया। सो बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट थिंग व्हाट ही टोल्ड, मतलब डाल्टन को ने देखा कि लोग बड़े, ये कोई साइंटिस्ट लेवोसियर ने आके अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है, वो कोई और साइंटिस्ट आ गया उसने कुछ अपने बारे में बता दिया, कुछ पार्टिकल्स के बारे में बता रहे। तो डाल्टन बोले सब अपने बहती गंगा में, सब लोग अपनी बहता गंगा में हाथ धो रहे तो अपन भी हाथ धो लेते। इसने भी अपना निकाल लिया चिट्टा और लिख के दे दिया हमको, और हमारा दिमाग खराब कर रहा है। सो बेसिकली क्या था इसका कहना, बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हमको बताना चाहता था। तो कैसे बताया इसने, देखो सबसे पहला सबके आइडिया चोरा है इसका, कोई मतलब मेरे हिसाब से तो इसका कोई आइडिया नहीं था, इसने बस बाकी लोगों का देखा, इसने ये बोला और पकड़ के इसने जमा कर दिया। तो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी हमने कहाँ पे पढ़े थे, कोई तो भी महर्षि ने बताया था हमको, है ना। सो यू विल पुट दैट नेम इन कमेंट कि किसने, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि कोई भी मैटर, अगर कोई सब्सटेंस है इसको मैं ब्रेक करूंगा और तो सबसे लास्ट में मुझे छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, वो जो पार्टिकल है उसके बारे में वो बताना चाहता है, जो कि हमको पहले ही शायद से आप कमेंट में बताएंगे मुझे कौन से महर्षि ने हमको बताया था। सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो इसने उन्हीं को इनडिविजिबल हमने पहले भी बोला था, और जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा, उससे एटम का है। और इस तरीके से कुछ इमेजिनेशन हम बोल सकते कि ऐसा कोई चमत्कारी चीज है ना, ऐसा जो चमकीला सा है, कुछ चमत्कारी है, आबराकडाबरा करके ला लिया उसने अपने मन से। इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटेशनल प्रूफ नहीं था उस टाइम पे। 1808 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था बच्चों, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप से हमने देखा, मतलब एटम हमको दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप से हमको एटम नहीं दिखता है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है, जो कि बहुत बाद में बना। देन व्हाट ही हैड गिवन, अब देखो एक्सप्लेनेशन तो जिन्होंने लॉस दिए तो उन्होंने दे दिए थे, लेकिन फिर भी इसने क्या बोला कि एक्सप्लेनेशन फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन भी डाल्टन ने दिया, मतलब दिया नहीं है एक्चुअली, इसने जो अपने पॉइंट्स बताए उस पॉइंट्स में उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में सिर्फ उसको घुमा के अपने पॉइंट्स में डाल दिया, बस इतना है। नेक्स्ट वन, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ मॉलिक्यूल, मतलब दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है
दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है वो सब एटम से बने, ये ही डाल्टन्स की थ्योरी में इंक्लूडेड था। अब ये तो पॉइंट हुए कि डाल्टन्स की थ्योरी क्या बताने वाली है, क्या हमको समझ में आने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली डाल्टन ने हमको क्या बताया, उसके क्या पॉइंट्स थे, वो हमें याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों, कोई साइंटिस्ट कुछ बोल के जाता है, मतलब देखो क्या क्या चीज हमें याद रखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस में अगर आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या चीज याद रखनी है और क्या हम अपने मन से लिख सकते हैं। देखो बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर हम बुक का एग्जैक्टली हमको कॉपी करना है, मतलब बुक का हमको एग्जैक्टली याद करना है क्या? तो मैं चीजें बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली आपको क्या याद करना है। सबसे पहला आपको डेफिनेशन, जो बुक में डेफिनेशन होती है वो एग्जैक्टली याद करो बच्चों, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी होती है, किसी ना किसी साइंटिस्ट के वो स्टेटमेंट होते हैं, तो डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। सेकेंडली आपको इस तरीके से जब थ्योरीज आती है, कुछ साइंटिस्ट के पोस्टुलेट्स आते हैं, कुछ थ्योरम्स आते हैं, वो आपको याद रखना है। ये दो चीजें आपको अपने मन से नहीं लिखना है, एग्जैक्टली जो साइंटिस्ट ने बताया वही लिखना है। बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो, एग्जाम्पल हो, डायग्राम, बाकी सब कुछ आप समझ के अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स आपको अपने मन से नहीं लिखना है। कुछ कुछ मैकेनिज्म होती है वो भी अपने मन से नहीं लिखना है। और ये पॉइंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो 9th में हमने पढ़ा। तो बच्चे ये बेसिक है हमारा 11th और 12th का, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर ऐसा हाल हो जाएगा अपना, है कि नहीं? अगर बेसिक नहीं समझा होगा तो इस तरीके से हमारा हाल हो जाएगा, और फिर जब हम 12th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, तो फिर हमारी आंखें और नाक कान सब घूमने लग जाएगा। तो फिर चलते हैं हमारे पोस्टुलेट्स पे, मतलब डाल्टन्स ने हमें क्या क्या पॉइंट्स बताए। सबसे पहला मतलब नाम देखो इसका, हम नाम कैसे बोलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ध्यान में रखना है कि ये जो थ्योरी है इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके जो पॉइंट्स है ये एज इट इज पॉइंट है बच्चों, एज इट इज आपको याद करना है। एज इट इज पॉइंट में इसको हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे। व्हाट वी से, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला पोस्टुलेट इसने बताया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब ये बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी मैटर है वो सब बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वो छोटा पार्टिकल है एटम, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब अगर कोई दो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैटर करेगा, लेकिन उसके अंदर के जो एटम्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कोई मैटर रिएक्ट कर रहा है मतलब कि उसके एटम्स रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पोस्टुलेट हमको डाल्टन ने बताया, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब एटम आखिरी का है, अगर मैं एटम को तोड़ने जाऊंगा तो एटम टूटेगा नहीं। बात क्लियर? सो एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों इसने कैसे घुमा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने अपने पोस्टुलेट में ऐड कर दिया, और पता भी नहीं चलने दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आ गया यहाँ पे। कैसे इसने घुमाया, कैसे? इसने पहला लाइन लिख दिया, एटम इज इंडिविजिबल। एक्चुअली एटम, इसने कहा एटम इज इंडिविजिबल, मतलब हम एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि एटम के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होता है, कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैटर जो है उसका हम बिल्डिंग ब्लॉक एटम को ही मानते हैं, क्योंकि एटम से छोटा और कुछ मतलब होता है, एटम से भी छोटी चीजें होती है। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम को बोलूं, इस पेन को अगर देखूं, इसमें किससे बना हुआ है, तो ये एटम से बना होगा, छोटे 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 एटम से बना होगा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से बनी हुई, मतलब मैटर, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सारे सब्सटेंस एटम से बने, इसलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है इंडिविजिबल वाला, ये वर्ड इसने थोड़ा गलत यूज किया एक्चुअल में, लेकिन वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर आपको यही याद रखना है, अगर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा तो बच्चे इसको गलत तो नहीं बोल सकते ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब कि जो डिवाइड नहीं होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब अब देखो ये सेम स्टेटमेंट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ा था कि दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेम टू सेम लिखा है, बस इसने अपने पोस्टुलेट में नाम डाल दिया। क्या महान आदमी है ना। चलो मैं उसको कुछ बुरा नहीं बोल रहा, उसने भी बहुत बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पोस्टुलेट? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन अ केमिकल। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट, देखो अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं सांस ले रहा हूं, आप भी सांस ले रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना, देख रहे हो मतलब सांस ले रहे हो।
सो हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन किससे बनी है, ऑक्सीजन के एटम से बनी है। अगर मैं जो सांस ले रहा हूँ वो भी ऑक्सीजन, आप जो सांस ले रहे हैं वो भी ऑक्सीजन, तो चाहे मैं मेरे अंदर ऑक्सीजन लूं या आप अपने अंदर ऑक्सीजन लो, कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, तो ऑक्सीजन के एटम चाहे मेरे घर में हो या आपके घर में, उसके एटम्स सेम रहेंगे। मतलब मेरे घर में भी जो ऑक्सीजन है उसके भी एटम वैसे ही रहेंगे, आपके भी घर के, मतलब पूरे दुनिया में आप चले जाओ और ऑक्सीजन को छान मारो, आपको ऑक्सीजन का एटम हर जगह सेम मिलेगा। उसकी जगह गोल्ड, सोना, मतलब अगर गोल्ड रहेगा तो मतलब मेरे घर में अलग अलग रहेगा, आपके घर में अलग रहेगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा बच्चों। कोई भी एलिमेंट हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपने उसके एटम को स्टडी किया, उसको निकाल के देखा, तो उसके सारे एटम सेम होंगे। एटम सेम होंगे लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? पहला, इसका मास सेम रहेगा, पहला इसका मास सेम रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मास सेम रहेगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोपोर्शन में कैलकुलेशन करके दिखाए थे, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 1:8 आया था, तो मैंने हाइड्रोजन का मास 1 लिया था और ऑक्सीजन का मास 16 लिया था, बार बार मैं वही ले रहा था। ऐसा नहीं होगा कि मैं 16 लूंगा और आप अपने घर में 64 ले लोगे, ऐसा नहीं करना है। अगर हमने एक एलिमेंट बोला है तो उसके एटम का मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे घर में ऑक्सीजन अलग काम करेगा, आपके घर में अलग, मतलब मैं ऑक्सीजन सांस ले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो क्या? ऐसा नहीं होगा बच्चों, दोनों के हर जगह पूरी यूनिवर्स में वो सेम ही रहने वाला है। अब फाइनली ये सब पॉइंट्स बताने के बाद और थोड़े से इसने हमको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या दिए देखते हैं। Atoms of different element have different masses and chemical properties। अब देखो इसके पहले का पॉइंट क्या बोला कि अगर आप सेम एलिमेंट पकड़ोगे तो उनके एटम सेम रहेंगे। अब उसका उल्टा बोल दिया कि आप अलग अलग एलिमेंट को पकड़ोगे, जैसे मैंने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, इधर मैंने हाइड्रोजन को पकड़ लिया या गोल्ड को पकड़ लिया, तो ऑक्सीजन के एटम और गोल्ड के एटम बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। इसके पहले वाले पॉइंट में तो हमको बता दिया था ना, फिर से ये बताने की क्या जरूरत थी? फिर भी इसने बोला कि मैं बहुत बड़ा, मतलब साइंटिस्ट लोग कैसे करते पता है ना आप लोग को? साइंटिस्ट लोग को क्या लगता है कि हम लोग बहुत महान है और हमको ही सब कुछ समझ में आता है, ये बाकी के लोग ना बहुत चिल्लर है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब जाने दो, उसने बता दिया तो अब पढ़ लेते थोड़ा। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहने वाली है। देन अब देखो ये जो पॉइंट है, इसका ये जो पोस्टुलेट है, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। इसको हम डाल्टन्स का वर्जन बोलेंगे। कैसे? Atoms combine in a ratio of small whole number to form compound। बच्चों क्या यही सेम स्टेटमेंट इससे ही मिलता जुलता अपन ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़े, सेम टू सेम। क्या बोला है? एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन मतलब दुनिया में जितने एटम्स है वो कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म कंपाउंड। ये तो पता है, एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है compounds are the substance in which more than one type of atom is present। तो atoms combine in the ratio of small whole number to form compound। तो small छोटे छोटे whole number में वो combine करते हैं और वो compounds बनाते हैं बच्चों। तो इसका मतलब देखो सेम वही पॉइंट बनता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाटर, मेरे घर में जो वाटर है वो H2O है, आपके घर में भी जो वाटर है वो भी कौन सा है? कमेंट में बताओ मुझे कौन सा है, आपके घर में कौन सा वाटर आता है। या फिर अगर मैं जो सांस ले रहा हूं, जो ऑक्सीजन सांस ले रहा हूं, क्या आपके घर में दूसरा ऑक्सीजन आता है? मेरे पास तो O2 है, आपके पास कौन सा है? मैं जो एयर रिलीज कर रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, वो CO2 है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जो एयर रिलीज कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसमें कौन सी गैस है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट वन, बात समझ में आ गई? दिस वाज द, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन्स ने कौन से पोस्टुलेट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया था? तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा इसके पोस्टुलेट नंबर। ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है ये नंबर वाइज है, मैंने नंबर वाइज ही लिखा है और आपको भी याद रखना है नंबर वाइज, ठीक है? और इसका लास्ट पोस्टुलेट में आते हैं हम लोग, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब रिलेटिव ये इसके साथ नहीं है असली में, इसका एडवांस वर्जन बना दिया। कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, तो फिर ये बनाने की क्या जरूरत थी? चलो, द रिलेटिव नंबर मतलब हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। जैसे वाटर में H2O है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना था? 2:1 आता। मैंने एटम के कंपेयर में भी बताया था और मास के भी कंपेयर में बताया था। चलो एक बार हम देख लेते हैं उसको भी, बट इसको मैं कंप्लीट कर। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब गिवन कंपाउंड में उसके एटम्स, उसके जितने भी नंबर रहेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे वाटर में H2O है, मतलब हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, CO2 में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। दूसरे और भी एग्जांपल जैसे आपने एसिड्स पढ़े होंगे, H2SO4,
तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमको समझ में आ गई है और डाल्टन्स ने कौन से पोस्टुलेट बताए ये भी हमें समझ में आ गया। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस की सॉल्व करने की बारी आ जाती है। देखते हैं क्वेश्चन, मतलब बच्चों न्यूमेरिकल, डरने की बात नहीं है, सर यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल्स एकदम ऐसे चिल्लर बाएं हाथ के छोटी उंगली की तरह उड़ाएंगे अपन न्यूमेरिकल्स को, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला, अब क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। मतलब कि मैथ्स में आप कैसे लिखते हो, गिवन लिखते हो। मैथ्स में पहला गिवन लिखना पड़ता है ना अपने को कि क्वेश्चन में क्या दिया डाटा, तो क्वेश्चन में क्या दिया वो पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फिर आपको इसमें क्या फाइंड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए और फिर कैसे फाइंड करना है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप में क्या स्टेप बताया, पहला गिवन पता होना चाहिए कि दिया क्या है, दूसरा आपको निकालना क्या है ये भी पता होना चाहिए, और तीसरा कौन से फॉर्मूले से या क्या यूज करके अपन निकालेंगे, ये तीनों पता है तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ रिएक्शन, मतलब अभी केमिकल रिएक्शन दिया है, 5.3 ग्राम ऑफ कुछ तो भी 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या रहता है पता नहीं आपको, जस्ट उसको ए लिख देता हूं मैं। सपोज आपको पता नहीं कि वो क्या है तो मैं इसको ए लिख देता हूं और उसकी वैल्यू कितनी दी है हमको 5.3 ग्राम। ये 5.3 ग्राम है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें ए जो रिएक्ट कर रहा है उसकी क्वांटिटी है 5.3 ग्राम। दिस सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब दूसरा केमिकल दिया है, देखो ये केमिकल ए हो गया, मैंने इसको ए नाम दिया, आपको ध्यान रखना होगा मैंने इसको ए नाम दिया है और मैं इसको बी नाम दे रहा हूं, एसिटिक एसिड को मैंने बी, शॉर्टकट है, यू हैव टू फॉलो इन दैट वे। आप यहां नाम भी लिख सकते थे लेकिन मैं उसको सिंपल बनाने के लिए दूसरा बी लिख रहा हूं। पहला केमिकल था 5.3 ग्राम, दूसरा केमिकल एसिटिक एसिड है जिसका वैल्यू हमको दिया है 6 ग्राम। कितना दिया है बच्चों, 6 ग्राम दिया है, ये तो हमको समझ में आता है। अब क्या बोला है, देखो ये हुआ रिएक्टेंट, रिएक्ट हुए, लेकिन फिर क्या बोले द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों तो कुछ नया बनता है, कुछ नया बनता है तो उस नई चीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट, उस नई चीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते, प्रोडक्ट्स वे, प्रोडक्ट कौन से बच्चों, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को सी नाम दे देता हूं। चलो बच्चों मैं इसको सी नाम दे रहा हूं, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को सी नाम दिया, मतलब कि मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो प्रोडक्ट के लिए हम ऐसा एरो बनाते हैं जनरली, इक्वल टू का पता है ना आपको, LHS इक्वल्स टू RHS। हमने ये चीज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे लिख लेता हूं सी। कितना है सी बच्चों, 2.2 ग्राम। कितना, 2.2 ग्राम। अब बचा क्या, और क्या बोला है, एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिया है, 0.9 ग्राम। इसको मैं डी नाम दे देता हूं, ये डी है सपोज मेरा, ये दूसरा प्रोडक्ट है। सो डी कितना मिला है मुझे, 0.9 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है एंड ओके, एक और चीज अब खत्म नहीं हुई है, क्या क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड सी, वाटर डी, और एक और चीज मिल रहा है सोडियम एसिडेट, इसको मैं ई नाम दे देता हूं और उसकी क्वांटिटी है 8.2 ग्राम। तो यहां पर मैं ई लिख देता हूं और ई हमको मिला है 8.2 ग्राम। अब बच्चों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, डाटा मिल गया हमको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने अपने मन से लिखा, मेरे घर से लिखा, मेरे दिमाग से लिखा नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद हमें पढ़ना, हमें पता करना है कि निकालना क्या, ये गिवन हो गया। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, show that this observation agree with the law of conservation of mass, मतलब कि law of conservation of mass का क्वेश्चन है बच्चों। law of conservation of mass का रूल क्या है, बताएंगे मुझे कमेंट में, क्या रूल है बच्चों, क्या होना चाहिए वहां पे, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जो रिएक्टेंट में है, जो केमिकल्स, जो एटम, जो मास रिएक्टेंट में है, वही पूरा का पूरा प्रोडक्ट में बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अदरवाइज इट इज द लॉ ऑफ अनकंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन हमारा तो टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो इसको चेक कैसे करेंगे बच्चों, करना क्या है, आप हमें चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है क्या, आपको सिर्फ इसको प्लस करना है, ये सिर्फ प्लस करके देखना है। देखो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस तो मैं नहीं सिखाऊंगा,
है ना, 11th क्लास में आ गए, प्लस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, फिर भी क्या होता है 5.3 + 6। अब आप में से आधे बच्चे गलत करेंगे। 5.3 + 6 क्या होता है बताओ जल्दी से कमेंट में, कितना आएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए 11.3 ग्राम। आप में से कितने लोग का 11.3 ग्राम आया? तो वेरी गुड, अगर 11.3 आया है तो आपका। अब दूसरे साइड में करेंगे, दूसरी साइड में प्लस करना है हमको। दूसरी साइड में आपको दिख रहा है कि ये 2.2 है, ये 0.9 है, ये 8.2। अब इसका बताओ, मतलब पहले डेसिमल का प्लस करते हैं। 2 + 9 11 होगा, 11 + 12 कितना होगा? 11 + 2 13 होगा। तो 3 डेसिमल के पहले आएगा और 1 डेसिमल के पहले चला गया। अब 1 था यहाँ पे कैरी में, 1 + 2 3, 3 + 0 3, 3 + 8, 3 + 8 क्या रहता है बच्चों? क्या आएगा? 11 आ गया, 11.3 ग्राम। अब अगर आपको ऐसा डायरेक्ट प्लस करना नहीं आता तो आप इसको लाइन से लिख के, जो आप 5वीं में करते थे ना, 5वीं की क्लास में जाना पड़ेगा आपको। कैसे लिखते थे आप लोग? 2.2 डेसिमल के पीछे का, डेसिमल के आगे का, उसके बाद 0.9, तो पॉइंट बीच में लगाना पड़ेगा, नीचे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लाइन से आने चाहिए। डेसिमल पॉइंट के आगे क्या है? 9, डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है? 0 0, और लास्ट वाला क्या? 8.2, तो मैं इसको 8.2। अब इसको आप प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस 5th क्लास का है। अगर आपको नहीं आया, आपने ये नहीं निकाला है, तो आप वापस से क्या करो, 5th क्लास में चले जाओ, ठीक है? फिर वो पढ़ के फिर से वापस आ जाना 11th में। तो बच्चों ये पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, मतलब देखो हमने क्या किया, आपको समझना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ शो करना था। देखो क्वेश्चन में आपको शो करने बोला है, फाइंड नहीं था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था कि कुछ डाटा दिया रहेगा और इसमें से कुछ मिसिंग रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि डी कितना है बताओ, डी कितना है बताओ, तो मैं इसको एक्स ले लेता और आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता, a + b = c + d + e, उससे डी की वैल्यू निकल जाती, इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक के पॉइंट क्लियर है। तो और एक जो न्यूमेरिकल है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा कि डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी कहां से लाई, उसके क्या क्या मेन पॉइंट थे, और फाइनली हमने उसके पोस्टुलेट को समझा कि उसके पोस्टुलेट ने उसने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, और फाइनली हम एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा कि कैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे और आगे के पॉइंट्स व्हाट इज एटम को स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।